दोस्तों, इंसान अपने जीवन में दो तरह की गलतियां करता है। एक अनजाने में और दूसरा जानबूझकर। अनजाने में की गई गलतियों को तो माफ किया भी जा सकता है, लेकिन जो इंसान जानबूझकर गलतियां करता है वो कतई माफी के लायक नहीं होती है। और जो इंसान जानबूझकर गलतियां करता है उससे सिर्फ उसे ही परेशानी नहीं होती है, बल्कि उसके साथ साथ और भी न जाने कितने लोगों की जिंदगियां तबाह हो जाती है। आज की कहानी में एक महिला अपने शौक और जिस्मानी जरूरतों को पूरा करने के लिए एक ऐसा भयानक खेल खेलती है कि जिसकी वजह से न सिर्फ एक व्यक्ति हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है, बल्कि जब इसकी असलियत लोगों को मालूम चलता है तो हर कोई सोचने और समझने पर मजबूर हो जाता है कि क्या कोई महिला इतने सारे लोगों के साथ संबंध बना सकती है। नमस्कार, प्रणाम। मैं आपका भाई, आपका दोस्त अभय, और आप देख रहे हैं द कीप क्राइम। दोस्तों, आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची कहानी है उत्तर प्रदेश के बरेली शहर की। बरेली का एक थाना पड़ता है नवाबगंज, और इसी नवाबगंज थाने के अंतर्गत एक गांव आता है लावा खेड़ा, और इसी लावा खेड़ा गांव का रहने वाला है परमानंद यादव। परमानंद की पत्नी का नाम है उर्मिला देवी। परमानंद के टोटल 5 बच्चे हैं, जिसमें 3 बेटियां और 2 बेटे। परमानंद अपनी तीनों बेटियों की शादी भी कर चुका है। दूसरा बेटा है मनोज और सबसे छोटा बेटा है गणेश। दरअसल मनोज भी शादीशुदा है। मनोज की पत्नी का नाम है गीता। मनोज जो दिल्ली में रहकर एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता है। परमानंद अपने पूरे परिवार के साथ काफी खुशहाल तरीके से अपना जीवन व्यतीत करता है। बात कर रहा हूं मैं 27 जुलाई की सुबह सुबह की, जब अचानक परमानंद की तबीयत खराब हो जाती है। इसीलिए परमानंद की बहू गीता अपने ससुर का इलाज कराने के लिए उसे अपने साथ लेकर डॉक्टर के पास जाती है। लेकिन गीता जब अपने ससुर को लेकर अपने घर से निकलती है, उसके बाद दोनों वापस घर ही नहीं आते हैं। इधर परमानंद का छोटा बेटा गणेश जब अपने पिता और भाभी के नंबर पर फोन लगाता है, लेकिन अब दोनों का नंबर स्विच ऑफ बताने लगता है। उसके बाद गणेश अपनी भाभी और पिता की हर जगहों पर तलाश करता है। देखते ही देखते लगभग 2 सप्ताह का समय गुजर जाता है, लेकिन 2 सप्ताह के बावजूद भी इन दोनों का कहीं कुछ पता नहीं चलता है। लेकिन जैसे ही 2 सप्ताह का समय गुजर जाता है, अचानक 11 अगस्त को गीता अपनी ससुराल पहुंच जाती है। लेकिन गीता जब अपनी ससुराल में पहुंचती है तो गीता के साथ उसका ससुर परमानंद नहीं होता है। इधर गणेश जब अपने पिता को नहीं देखता है, अब गणेश अपनी भाभी से अपने पिता के बारे में पूछताछ करता है तो गीता कहती है कि दरअसल परमानंद अपने एक रिश्तेदार के घर पर गए हैं, 1-2 दिन में वापस आ जाएंगे। उसके बाद गीता अपनी ससुराल में 2 दिनों तक ठहरती है, लेकिन 2 दिनों के बाद गीता भी अचानक से कहीं गायब हो जाती है। इधर गणेश जब अपनी भाभी के नंबर पर फोन लगाता है, रिंग तो जाती है, लेकिन गीता फोन ही नहीं उठाती है। इसीलिए अब गणेश को लगता है कि शायद उसके पिता के साथ कुछ गलत हो गया है। जब उसके पिता के बारे में कुछ भी मालूम नहीं चलता है, जब उसकी भाभी भी फोन नहीं उठाती है, आखिरकार गणेश 14 अगस्त को नजदीकी थाने में जाता है और अपने पिता की गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करवा देता है। पुलिस जब गणेश से उसके पिता के बारे में पूछताछ करती है तो गणेश सारी कहानी पुलिस को बता देता है। गणेश पुलिस वालों से बताता है कि उसका पिता उसकी भाभी के साथ गया था। उसकी भाभी 2 सप्ताह के बाद घर भी आई थी, लेकिन उसके बाद गीता भी कहीं गायब हो गई है। गणेश ये सारी बातें पुलिस को बताता तो है, साथ ही साथ गीता का नंबर भी पुलिस को दे देता है।
उसके बाद पुलिस भी गीता के नंबर पर फोन करती है। रिंग तो जाती है लेकिन गीता फोन नहीं उठाती है। लेकिन पुलिस जब बार बार गीता के नंबर पर फोन करना शुरू करती है तो एक बार गीता फोन उठा लेती है। पुलिस जब गीता से पूछताछ करती है तो गीता पुलिस वालों से झूठ बोल देती है। गीता कभी अपने आप को दिल्ली में तो कभी मुंबई बताती है। इसीलिए पुलिस को अब कहीं ना कहीं गीता के ऊपर शक चला जाता है। गीता जब बार बार पुलिस को चकमा देने लगती है उसके बाद पुलिस गीता के बारे में पता लगाने के लिए उसके मोबाइल नंबर का कॉल डिटेल निकालती है। कॉल डिटेल को जब चेक करती है तो मालूम चलता है कि गीता अपनी बहन ललिता और अपने जीजा प्रमोद से लगातार कांटेक्ट में है। पुलिस को जैसे ही इस तरह का डिटेल मिल जाता है पुलिस गीता की बहन और उसके जीजा को थाने में बुलाती है और फिर इन दोनों से गीता के बारे में पूछताछ करती है। तो ललिता गीता का एड्रेस पुलिस को बता देती है। ललिता बताती है कि साहब गीता बरेली में ही किराए का कमरा लेकर अकेली रह रही है। पुलिस को जैसे ही गीता का एड्रेस मिल जाता है पुलिस 15 अगस्त को बरेली में जाती है और उस एड्रेस से गीता को अपनी हिरासत में लेकर थाने पहुंच जाती है और फिर गीता से उसके ससुर परमानंद के बारे में पूछताछ करती है। पहले तो गीता इधर उधर की बातें करती है लेकिन पुलिस जैसे ही अपनी शक्ति दिखाना शुरू करती है आखिरकार गीता अपनी सच्चाई कबूल कर लेती है। गीता पुलिस वालों से कहती है कि साहब परमानंद की हत्या कर दिया गया है। लेकिन गीता जब इस हत्या की पूरी कहानी पुलिस को बताती है तो वाकई में इसे सुनने के बाद हर कोई हैरान रह जाता है। गीता के पिता का नाम है गंगाराम जो बहेड़ी थाने के अंतर्गत फरीदपुर गांव का रहने वाला है। गंगाराम के टोटल 4 बेटियां हैं जिसमें दूसरी बेटी है गीता। गीता जो दिखने में जितनी खूबसूरत है उतनी ही चंचल भी है। गीता को बचपन से ही लड़कों के जैसा शौक होता है। गीता लड़कों के जैसा कपड़े ही नहीं पहनती है बल्कि लड़कों के जैसा ही बाल भी कटवा के रखती है। गंगाराम के घर में मोटरसाइकिल के साथ साथ ट्रैक्टर भी होता है। गीता जो बाइक भी चलाना जानती है। गीता अक्सर बाइक निकालकर अपने ही गांव के कई सारे लड़कों के साथ रेस भी लगाती रहती है। लेकिन गीता जैसे ही जवानी की दहलीज पर कदम रखती है जब कई सारे लड़कों के साथ घूमना फिरना शुरू करती है गांव के कई सारे लड़के गीता के पीछे पड़ जाते हैं। हालांकि गीता इतनी भी नासमझ नहीं होती है। जब कई सारे लड़के गीता के ऊपर डोरे डालना शुरू करते हैं गीता भी अपने कदमों को पीछे नहीं हटाती है बल्कि अपने ही गांव के कई सारे लड़कों के साथ गीता का प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। जब प्रेम प्रसंग शुरू होता है गीता इन सारे लड़कों के साथ अवैध संबंध भी बनाती है। लेकिन ये सारी बातें ज्यादा दिनों तक छिप नहीं पाती हैं और आखिरकार एक दिन ये सारी बातें गीता के पिता गंगाराम को मालूम चल जाता है। गंगाराम को जैसे ही अपनी बेटी की हरकतों के बारे में मालूम चलता है गंगाराम एकदम से गुस्से में आ जाता है लेकिन फिर भी काफी ठंडे दिमाग से काम लेता है। दरअसल गंगाराम अपनी बेटी को काफी समझाने की कोशिश करता है लेकिन गीता अपने पिता की कोई भी बात मानने के लिए तैयार नहीं होती है। गंगाराम के लाख समझाने के बावजूद भी जब गीता अपने पिता की कोई बात नहीं मानती है आखिरकार गंगाराम अब अपनी बेटी की जल्द से जल्द शादी कराने के लिए एक लड़के की तलाश करना शुरू कर देता है और आखिरकार गंगाराम की ये तलाश भी बहुत जल्द पूरी हो जाती है और फिर उसे लावा खेड़ा गांव का रहने वाला मनोज मिल जाता है। मनोज जब पसंद आ जाता है गंगाराम अपनी बेटी गीता की शादी मनोज से कर देता है। मनोज जब गीता से शादी कर अपने घर लेकर आता है खूबसूरत पत्नी पाकर बेहद ही खुश होता है।
धीरे धीरे जब समय गुजरना शुरू होता है, जब 1 साल का समय गुजर जाता है, गीता को एक बेटा भी हो जाता है। लेकिन बच्चा जब इस दुनिया में आ जाता है, अब मनोज के घर का खर्च काफी बढ़ जाता है। इसीलिए मनोज अपना घर छोड़ देता है और फिर एक नौकरी की तलाश में उधम सिंह नगर चला जाता है और वहीं पर एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करने लगता है और फिर वहीं पर किराए का कमरा लेकर रहने लगता है। लेकिन मनोज जब पहली बार अपनी पत्नी को छोड़कर जाता है, मनोज तो अपने काम में बिजी हो जाता है, लेकिन गीता अपने पति की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पाती है। दरअसल गीता को जब अपने पति का सुख नहीं मिल पाता है, अब गीता इधर उधर ताक झांक करना शुरू कर देती है। तभी एक दिन गीता की नजर अपने ही ससुर परमानंद के ऊपर चली जाती है। दरअसल परमानंद भी जब अपनी बहू की खूबसूरती को देखा था, देखकर परमानंद की नीयत भी खराब हो चुकी थी। इसीलिए परमानंद जब भी अपनी बहू की तरफ देखता है, काफी अजीब निगाहों से देखता है। दरअसल मनोज जब नौकरी की तलाश में उधम सिंह नगर चला जाता है, उसके बाद परमानंद जब भी अपने बहू से कुछ सामान मांगता है तो सामान लेने के बहाने उसे छूने की कोशिश करता है। परमानंद जब बार बार अपनी बहू को छूने की कोशिश करता है, गीता को भी समझने में देर नहीं लगती है कि उसका ससुर उससे चाहता क्या है। दरअसल गीता भी अपने आप को रोक नहीं पाती है। इसीलिए एक दिन परमानंद और गीता के बीच में उन्हीं के घर के अंदर ही अवैध संबंध बन जाता है और एक बार जब यह सिलसिला शुरू होता है, उसके बाद कभी रुकने का नाम नहीं लेता है। लेकिन ये सारी बातें ज्यादा दिनों तक छिप नहीं पाती है और आखिरकार एक दिन परमानंद की पत्नी अपने पति और बहू को अपने ही घर के अंदर आपत्तिजनक हालत में देख लेती है। परमानंद की पत्नी जैसे ही इस तरह का नजारा देखती है, अपनी बहू और परमानंद को काफी समझाने की कोशिश करती है, लेकिन बावजूद इसके ना तो परमानंद कुछ समझने के लिए तैयार होता है और ना ही गीता अपने कदमों को पीछे हटाती है। इसीलिए परमानंद की पत्नी मजबूर होकर ये सारी बातें अपने बेटे से बता देती है। इधर मनोज को जब मालूम चलता है, मनोज तुरंत ही अपने घर पहुंच जाता है और अपनी पत्नी को काफी समझाता है। लेकिन मनोज को जब लगता है कि उसकी पत्नी सुधरने वाली नहीं है, मनोज अपनी पत्नी को अपने साथ लेकर उधम सिंह नगर चला जाता है। वहां जाकर किराए के कमरे में रहने तो लगता है, लेकिन वहां पहुंचने के बावजूद भी गीता की हरकतों में कोई सुधार नहीं आता है। दरअसल मनोज जब अपनी ड्यूटी पर चला जाता है, उसके बाद गीता भी अपने घर में ताला लगाकर दिन भर शहर में इधर उधर घूमने लगती है। जब इधर उधर घूमना शुरू करती है, इसी दौरान गीता की मुलाकात 2 लड़कों से होती है, जिनमें से एक है शेखर जो आदर्श नगर में रहता है और दूसरा है अमित जो जगतपुर का रहने वाला है। दरअसल गीता का एक साथी अमित और शेखर के साथ अवैध संबंध शुरू हो जाता है। उसके बाद अमित और शेखर गीता का हर तरह का खर्चा उठाना शुरू कर देते हैं। गीता अक्सर इन दोनों के साथ शहर में घूमने ही नहीं जाती है, बल्कि होटलों में भी जाती है, साथ ही साथ फिल्म देखने सिनेमा घर में भी जाती है। जब यह सिलसिला शुरू होता है, इस बात की जानकारी मनोज को तो मालूम नहीं चलता है, लेकिन गीता जब अपने घर पर रहती है, उसी के पड़ोस का रहने वाला है चंद्रकांत। चंद्रकांत जो शादीशुदा है। चंद्रकांत भी जब गीता की खूबसूरती को देखता है, चंद्रकांत भी गीता के घर पर आना जाना शुरू कर देता है। चंद्रकांत भी जब गीता की तरफ अजीब निगाहों से देखता है, तो गीता तो इस खेल में माहिर खिलाड़ी बन ही चुकी थी। इसीलिए गीता को भी समझने में देर नहीं लगती है कि चंद्रकांत उससे चाहता क्या है और आखिरकार गीता का चंद्रकांत के साथ भी अवैध संबंध शुरू हो जाता है। चंद्रकांत अक्सर गीता के साथ संबंध बनाने के लिए
उसके घर पर ही जाना शुरू कर देता है। लेकिन एक दिन चंद्रकांत और गीता जब एक दूसरे के साथ संबंध बना रहे होते हैं, मनोज भी अपनी ड्यूटी खत्म करके अपने घर पर पहुंच जाता है। मनोज जैसे ही अपने घर पर पहुंचता है, इन दोनों को आपत्तिजनक हालत में देख लेता है। मनोज जैसे ही इस तरह का नजारा देखता है, अपनी पत्नी की बुरी तरीके से पिटाई करता है, लेकिन गीता पिटाई खाने के बावजूद भी अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करती है, बल्कि अपने पति से झगड़े तकरार करने लगती है। कहती है कि जब मैं तुम्हें पसंद नहीं हूं तो तुम मुझे तलाक दे दो। जब तलाक देने की बात कहती है, मनोज काफी गुस्से में आ जाता है। कहता है कि मैं जानता हूं तुम्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें अपनी इज्जत को लेकर कोई परवाह नहीं है, लेकिन मुझे अपनी इज्जत काफी प्यारी है, इसीलिए सामान बांधो, हम घर चलते हैं। मनोज उसी दिन ही अपनी पत्नी को लेकर वापस घर चला जाता है, लेकिन घर आने के बाद कुछ दिन तो अपने घर पर रहता है। उसके बाद फिर से एक नौकरी की तलाश में दिल्ली चला जाता है। मनोज तो दिल्ली चला जाता है, लेकिन गीता की हरकतों में कोई सुधार नहीं आता है। चंद्रकांत जो मीरगंज थाने के गोनेरा गांव का रहने वाला है, मनोज जैसे ही दिल्ली चला जाता है, गीता फिर से चंद्रकांत से मुलाकात करना शुरू कर देती है। अपनी ससुराल से बाइक लेकर निकलती है और चंद्रकांत से मुलाकात करने बरेली शहर चली जाती है। वहां पर जाती है, दिन भर होटल में अपना समय गुजारती है, शाम को वापस अपनी ससुराल पहुंच जाती है। दरअसल गीता का सिर्फ चंद्रकांत के साथ ही अवैध संबंध नहीं चलता है, बल्कि अमित और शेखर को भी अपनी ससुराल में ही बुलाना शुरू कर देती है। जब इस तरह का सिलसिला शुरू होता है, जब ये सारी बातें गीता के ससुर परमानंद को मालूम चलता है, वो एकदम से गुस्से में आ जाता है। परमानंद अपनी बहू को काफी समझाने की कोशिश करता है। जब गीता को घर से बाहर निकलने में रुकावट करने लगता है, गीता अपने ससुर से लड़ बैठती है। कहती है कि तुम मुझे अपनी जागीर मत समझो, जब मैं अपने पति को कुछ नहीं समझती हो तो तुम किस खेत की मूली हो। परमानंद के लाख समझाने के बावजूद भी गीता अपने ससुर की बात नहीं मानती है और अक्सर चंद्रकांत से मुलाकात करती रहती है, जिसकी वजह से परमानंद काफी गुस्से में आ जाता है और अपनी बहू के ऊपर दबाव डालने लगता है। जब अपनी बहू के ऊपर दबाव डालने शुरू करता है, गीता को पसंद नहीं आता है। दरअसल गीता को लगता है कि अब उसका ससुर उसके रास्ते का रोड़ा बन चुका है, इसीलिए गीता अपने ही ससुर को इस दुनिया से हटाने का तय कर देती है। जब एक दिन चंद्रकांत से मुलाकात करती है और जब दोनों संबंध बनाकर फारिग होते हैं, गीता अपने प्रेमी चंद्रकांत से अपने ही ससुर को इस दुनिया से हटाने की बात कहती है। जब अपने ही ससुर को इस दुनिया से हटाने के लिए कहती है, चंद्रकांत भी गीता के प्यार में इस प्रकार से अंधा हो चुका था कि उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। जब चंद्रकांत तैयार हो जाता है, उसके बाद गीता अपने ससुर से प्यार मोहब्बत से बातचीत करने लगती है। इसी दौरान परमानंद की तबीयत खराब हो जाती है। गीता अपने ससुर का इलाज कराने के बहाने 27 जुलाई को अपने साथ लेकर निकलती है और सीधे चंद्रकांत के पास पहुंच जाती है। जब वहां पर पहुंचती है, परमानंद की चंद्रकांत से मुलाकात ही नहीं करवाती है, बल्कि अपने ससुर से झूठ बोलती है कि चंद्रकांत ने जो भी गलतियां किया है, अपनी गलतियों पर काफी शर्मिंदा है और वो तुमसे अपनी गलतियों की माफी मांगना चाहता है। गीता जब इस तरह की बातें अपने ससुर से कहती है, परमानंद भी अपनी बहू की बातों में आ जाता है। दोनों जब चंद्रकांत के घर पर पहुंचते हैं, इधर चंद्रकांत अपने षड्यंत्र के तहत पहले से ही शराब की कुछ बोतल खरीद कर लाया था। दोनों जब वहां पर पहुंचते हैं,
परमानंद और चंद्रकांत एक साथ ही शराब पीने लगते हैं। जब शराब पीना शुरू करते हैं, चंद्रकांत अपने षड्यंत्र के तहत परमानंद को ज्यादा मात्रा में शराब पिला देता है, जिसकी वजह से परमानंद काफी नशे में आ जाता है। परमानंद जैसे ही नशे में चूर हो जाता है, इधर गीता और चंद्रकांत परमानंद का ही गमछा लेकर उसके गले में फंसाकर तब तक जोर से खींचते हैं जब तक परमानंद की मौत नहीं हो जाती है। परमानंद जब इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है, गीता अपनी बाइक निकालती है, खुद चलाती है। पीछे चंद्रकांत परमानंद की डेड बॉडी को इस तरीके से लेकर बैठ जाता है कि जब सड़क पर निकले तो किसी को शक ना हो कि परमानंद इस दुनिया को छोड़कर जा चुका है। उसके बाद दोनों परमानंद की डेड बॉडी को लेकर भाखड़ा नदी किनारे जाते हैं और परमानंद की डेड बॉडी को एक बोरी में पैक कर देते हैं। साथ ही साथ उसमें कुछ पत्थर भी भर देते हैं और फिर परमानंद की डेड बॉडी को नदी में फेंक कर वापस आ जाते हैं। लेकिन गीता जब वहां से वापस आती है, 2 सप्ताह तक चंद्रकांत के साथ ही रहती है। 2 सप्ताह के बाद 11 अगस्त को अपने ससुराल जाती है। लेकिन गीता जब अपनी ससुराल पहुंचती है, इधर गीता का देवर गणेश जब अपने पिता को नहीं देखता है, अपने पिता के बारे में अपनी भाभी से पूछताछ करता है। इसकी वजह से गीता को डर सताने लगता है कि शायद वो पकड़ी न जाए। इसीलिए 2 दिनों तक अपनी ससुराल में रहती है और 2 दिनों के बाद अपनी ससुराल छोड़कर फरार हो जाती है। वाकई में गीता जब यह पूरी कहानी पुलिस को बताती है, पुलिस गीता की तहरीर पर उसके प्रेमी चंद्रकांत को भी अपनी हिरासत में लेकर आती है। फिलहाल पुलिस ने इन दोनों को अपनी हिरासत में लेकर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमको जरूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और सच्ची कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।